अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज की वीडियो बहुत मुनफरद है। ये बेसिकली एक इंटरव्यू है विद द स्टूडेंट्स ऑफ द सेंटर ऑफ साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी। और उनका जो टाइटल है वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ द सेक्सुअल मिथ्स। उनकी वन ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी एक्टिंग एज ए मॉडरेटर, और वो बीच में मेरे से सवालात करेंगी, कमेंट्स देंगी, और वो आम सवालात जो कि आम जहन के गोशों से उठकर जन्म लेते हैं और ज़बान तक नहीं पहुंच पाते, वो पूछेंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि उनको क्लैरिफाई करूं, उन पे कमेंट्स दूं, और इस तरह हमारी जो बायलैटरल डिस्कशन होगी, इससे इंशाल्लाह ताला हमारी वीडियो का इम्पैक्ट और बेहतर हो जाएगा और बात लोगों तक और आसानी से पहुंच जाएगी। तो मैं जो स्टार्ट करूंगा वो हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल मिथ्स इन पाकिस्तान। अब पहली बात तो ये है कि मुझे बताना पड़ेगा कि मिथ्स क्या हैं और रियलिटी क्या है। मिथ का अगर हम उर्दू ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होता है गलत तस्वुरात, यानी कि वो चीज़ें जो कि लोग हकीकत मानते हैं कि ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल उसको हकीकत जानते हैं, लेकिन जब उसको साइंटिफिकली हम प्रूव करते हैं तो पता चलता है कि ये बातें हकीकत से दूर हैं, तो उन्हें हम मिथ्स कहते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो रियलिटी की तरह पाए जाते हैं। अब रियलिटी क्या है? जब हम किसी मिथ को साइंटिफिकली उसको प्रूव करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसकी हम एनालिसिस करते हैं, तो पता चलता है बात तो कुछ और है। मैं आपको मिसाल से वाज़ेह करता हूँ कि मिथ्स और रियलिटी में क्या फ़र्क है। जैसे हमारे यहाँ एक मिथ पाया जाता है कि अगर आप मछली खाएं और उसके ऊपर दूध पी लें तो आपको फुलवैरी हो जाती है। यानी ये बात आम लोग पाकिस्तानी बिलीव करते हैं। तो जो फिर मैंने पूछा और डर्माटोलॉजिस्टों से, और उनका ये हमारी किताब में कहीं भी ये चीज़ जिक्र नहीं है और कहीं भी बात ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि मछली खाने के बाद जो है इंसान को फुलवैरी आ जाती है। फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो ख़ास मछली है कोई, उसको खाने के बाद उसका किस्म का पता नहीं है। यानी कि मिथ को एक लंबी ज़िंदगी देने के लिए उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन और पैदा कर ली कि उस मछली की किस्म का नहीं पता। तो जबकि रिसर्च बताती है कि कोई भी ऐसी की मछली की किस्म नहीं है जिससे इंसान को फुलवैरी हो जाए। बल्कि कई अंग्रेज़ तो बहुत सारी मछली की ऐसी डिशेस भी बनाते हैं जिसमें साथ मछली भी के साथ दूध भी होता है। मैंने खुद खाई हैं। मीठी किस्म की मछली होती है, उसमें दूध वगैरह होता है साथ। तो ये मैंने मिसाल दी है कि लोग इसको कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, लेकिन ये बात हकीकत नहीं है। इसी तरह बच्चों को बुखार हो जाता है तो माएँ जो हैं वो कहती हैं पुरानी कि जनाब बच्चे को ठंड ना लगे, पानी ना इसके ऊपर डालना, अगर पानी डालेंगे तो बच्चे को सरसाम हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा का। तो वो एक इतनी बड़ी जहालत है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बाकायदा ज़हनी तौर पर मौजूर हो जाते हैं, फीवर इतना हाई चला जाता है। तो अगर वो पानी में या बर्फ़ के साथ या ठंडे पानी के साथ जब उनको स्पॉन्जिंग करते हैं तो पेशेंट का जो है वो डाउन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ एज ए मिथ अभी तक कायम है कि जनाब नहीं नहीं नहीं, जब बुखार हो तो इसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, इसकी स्पॉन्जिंग नहीं करनी चाहिए। सो ये मैंने एक ऐसी मिसाल से वाज़ेह किया है कि मिथ और रियलिटी में क्या फ़र्क है। अब हम आते हैं मिथ्स जो हैं पाए जाते हैं सेक्स के अंदर। सेक्स तो एक है मिस्टीरियस किस्म का सब्जेक्ट। उसकी वजह यह है कि इस पर डिस्कशन ओपन नहीं होती, और जितनी डिस्कशंस क्लोज होगी उसके ऊपर कैप होगा, उसके ऊपर लिड डाले होंगे, ढक्कनों से बंद की होगी, उतनी ही ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होंगी और उनमें ज़्यादा फोर्स होगी, यानी कि लोग उस पर इतना ही स्ट्रांगली बिलीव करेंगे। तो आज की जो डिस्कशंस होगी ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो मिथ्स हैं, सेक्सुअल मिथ्स, उसको हम डिस्कस करेंगे, और मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि इनकी जो रियल पिक्चर है वो भी आपके सामने आ जाएं। इस तरह एक हमारा एक पूरा एक मेरा ख्याल 4-5 वीडियोस बन जाएंगी। लेकिन ये होगा कि हमारे यहाँ इंशाल्लाह ताला जहालत के जो घटाटोप अंधेरे छाए हुए हैं सेक्स के मुतल्लिक वो छट रहेंगे,
और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा चैनल जो है इस सिलसिले में बहुत सर्विस दे रहा है और माशाल्लाह लोग बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, बहुत दुआएं देते हैं कि हमने आपकी वीडियो सुनी और हमारा दिमाग रिलैक्स हो गया, हम बिल्कुल ईजी हो गए लाइफ में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि पहला मिथ जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव किया जाता है रियलिटी की तरह, वो ये है कि लोगों का ये ख्याल है कि ये जो इंसान की मनी है, सीमन फ्लूइड, सीमिनल फ्लूइड, सीमन जो है ये बेसिकली एक वाइटल पावर है और जब ये ज़ाया होती है तो इंसान के अंदर कमज़ोरी नमूदार हो जाती है। यानी कि ये वो बात है जो कि बहुत स्ट्रांगली बिलीव की जाती है। इसी वजह से लोग जो है ना वो ज़्यादा इंटरकोर्स करने से भी परहेज़ करते हैं, मैस्टरबेशन से भी बहुत ज़्यादा भागते हैं, कहते हैं कि ये बहुत बड़ा ख़तरनाक किस्म का काम है जो आपको जिनसी तौर पर भी खूब ख़त्म कर देगा। इसी तरह उनको जो नॉक्टर्नल एमिशंस होते हैं, नाइट फॉल जिसे कहते हैं, एहतराम जिसे कहते हैं, वो होता है तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते हैं आज तो हमारे गिट्टे गोडे ख़त्म हो गए हैं, हम तो बड़े कमज़ोर हो गए हैं, हमें एहतराम हो गया, हमारी तो आज मनी ज़ाया हो गई है, ठीक है ना। इस तरह ही फिर उनको एक धांत एक चीज़ होती है कि सीमन ड्रॉप से आते हैं या सेमी वो बेसिकली प्री कम होता है म्यूकस वगैरह वो निकलता है, तो वो कहते हैं जब उनका निकलता है तो वो खौफ के मारे कांपना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो जो सीमन नहीं निकली, ये जो ड्रॉप्स निकले हैं ये तो मेरी जान भी साथ निकाल लेते हैं, ये तो हमारी हड्डियां भी ख़त्म कर देते हैं, हमारे पट्टे भी कमज़ोर कर देते हैं। अब ये इन तमाम जो मिथ्स हैं इनका तल्लक एक चीज़ से है कि सीमन यानी कि मनी ये बहुत कीमती फ्लूइड है और इसको प्रिजर्व होना चाहिए, इसकी हिफाजत होनी चाहिए, ये ज़ाया नहीं होनी चाहिए और जितनी आप ज़ाया करेंगे उतने आप नुकसान में मुब्तला होंगे। अब इसकी मैं ओरिजिन को थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा डिटेल से, क्योंकि ये मेन मिथ है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा मिथ है। इसको इसी से 5-10 और मिथ्स जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो असल बात ये है कि लोगों का ये ख्याल है कि जो सीमन जो है ना ये बॉडी के हमारे खून के अंदर होती है और हमारे खून के अंदर इसकी एक फिक्स अमाउंट है, मतलब समझेगी 1/2 लीटर होती है। तो आपने ज़िंदगी भर में 1/2 लीटर जो है ना सीमन वो आप निकाल सकते हैं और जो जो सीमन आपकी निकलती जाती है आप कमज़ोर होते जाते हैं। बस ये एक लोगों का एक ईमान है, बिलीफ है, ठीक है, एक मिथ है जो उसको वो मानते हैं। अब ये देखना है कि ये मिथ कहाँ से बना और क्यों बना, ठीक है। असल बात ये है कि जब इंसान बच्चा होता है तो सीमन नहीं निकलती, तो इतना ताकतवर नहीं होता उस वक्त। फिर वो बलूगत में आता है तो उसको सीमन जो है वो आनी शुरू हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि हमने ये भी देखा है कि उसकी ग्रोथ भी बड़ी होती है उस वक्त, उसका मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं, वो स्ट्रेंथ गेन करना शुरू होता है। फिर वो थ्रू आउट समझेगा 40-50 की एज तक उसको सीमन आती रहती है अच्छी, तो उसमें स्ट्रेंथ भी बड़ी कायम रहती है। लेकिन 50 के बाद वो ढलकना शुरू हो जाता है और उसकी सीमन की मिकदार भी कम हो जाती है, पतली भी हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि लोग कहते हैं कि देखो जब अब इसने अपने हिस्से की सीमन जो थी वो सारी की सारी बहा दी, ज़ाया कर दी और आज अब ये इस उम्र के हिस्से में जाके कमज़ोर हो गया। तो ये एक लोग जो ना चीज़ मानते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसकी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सीमन में तो कोई ताकत ऐसी नहीं है। फिर ये ताकत जो एडोलेसेंस में यानी कि आपको आती है जब आप बलूगत में आते हैं, वो कहाँ से आती है? उसका जो असल सोर्स होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो एकदम निकलता है बॉडी में से, यानी कि जैसे कहते हैं ना समुंदर झूम के जो निकलते हैं, दरिया जो झूम के उठते हैं वो बाहर आते हैं, इसी तरीके से वो आपको बहुत सारे वो सीमन का स्टार्ट भी होता है और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो अपने हाई लेवल पे पहुंच जाती है। अब जो टेस्टोस्टेरोन है इसके जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं वो ये हैं कि वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसका मतलब है कि बंदा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया, हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। फिर उसके अलावा आपके माइंड को भी ये ग्रोथ में हेल्प देता है। फिर इसके अलावा ये आपकी ब्लड आरबीसीज में भी इसको इजाफा करता है। तो ये तकरीबन ये हर जगह ये काम करता है। तो जो असल पावर जो इंसान को एडोलेसेंस में मिलती है और जाके 50 तक आपके कायम रहती है, वो इसलिए होती है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो अपनी पीक पे रहता है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये 25 के बाद डाउन जाना शुरू होता है, फिर स्लोली डाउन जाना शुरू होता है।
और 50-55 के बाद एक और फेज होती है जिसे जैसे औरतों में होता है ना मेनोपॉज, तो मेल में एक चीज़ होती है एंड्रोपॉज, वो आ जाता है। जब एंड्रोपॉज आता है तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन एकदम कम हो जाती है। वो बेसिक कम नहीं होता है, वो जो प्रोडक्शन इक्वल होती है, अल्लाह ताला ने जो खास और प्रोटीन्स बनाई होती हैं उसे सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स कहते हैं, वो पकड़ लेते हैं, हम आपके टेस्टोस्टेरोन को काम नहीं करने देता। नतीजा ये निकलता, बंदा ढलकना शुरू हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है और उसकी सीमन भी कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ से यार लोगों ने ये बात सोच ली कि जो असल ताकत का मंबा है, माखज है, वो तो सीमन है, वो तो मनी है। इसलिए मनी को बचा के रखोगे तो समझो कि फिर आपके जैसे आप पैसे बचा के रखते हैं ना, तो और पैसे ग्रो करते हैं सूद और सूद, लोगों का ये ख्याल है कि ये मनी, ये जो सीमन, अगर आप इसको बचा के रखेंगे तो आपके अंदर ताकत जो है वो कायम रहेगी। अगर ये ज़ाया होती जाती है किसी भी सेक्सुअल एक्ट में, मैस्टरबेशन में, दूसरे तरीके से, तो फिर ये आपका एक बहुत बड़ा एक नुकसान है, बहुत बड़ा, यानी कि नाकाबिले तलाफी नुकसान है। लेकिन अब हम देखेंगे ये सीमन के मतलब इंसान में क्यों ये चीज़ आ गई इतनी कि ये कीमती है क्यों है। देखिए सीमन जो है ना, असल में इसमें तो होते हैं स्पर्म्स, और स्पर्म्स का आपको पता है ये, इनसे बच्चा पैदा होता है, ये बीज की तरह होते हैं कि जो हम खेती में डालते हैं। खेती क्या? औरत, ठीक है ना। तो हम औरत के अंदर सीमन डालते हैं तो वो बीज जाके जड़ पकड़ लेता है और वो बच्चा बन जाता है। जब इंसान कबाइलों में रहता था तो आबादी कम थी, तो जो कबीला जिसमें बच्चे ज़्यादा होते थे, ख़ासतौर पर मेल जो होते थे वो ज़्यादा होते थे, वो मोस्ट डोमिनेंट कबाइल होता था। तो वहाँ पर यह था कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा, जिस कबीले के लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे, वो कबीला उतना स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस लिहाज से एक जो मर्द होता था वो 5-5, 10-10 औरतों के साथ सेक्स करता रहता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें बच्चे पैदा हों। तो अगर वो बंदा किसी और जगह पर सीमन को ज़ाया कर देता, सपोज उसको हाथ से उसको ज़ाया कर देता या उसका निकल जाता, तो वो कबीले में ये समझा जाता था कि इसने एक कौमी नुकसान किया है, कि एक सीमन जो कि औरत के अंदर जानी थी और हो सकता वहाँ से बच्चा पैदा होता, इसने पकड़ के बहा दी, ज़ाया कर दी। तो उन्होंने फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लगा दी कि इसको ज़ाया करना बड़ा ख़तरनाक बात है, इससे आपकी सेहत भी ख़राब हो जाती है, ये बल्कि बहुत बड़ा गुनाह भी है, ये एक माशरती जुर्म भी है। तो इस तरह इंसान ने इसकी सीमन को करना शुरू कर दिया कि ये बहुत कीमती है, इसको आपने बचा के रखना है। फिर इसको कुछ जो ना रिलीजियस सैंक्शंस भी मिलनी शुरू हो गई इस बात को। ये जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी रिलीजियस सैंक्शन मिली वो क्रिश्चियनिटी में मिली, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे विदाउट सेक्स, ठीक है। तो उन्होंने तो कभी ऐसे नहीं कहा था कि सेक्स करना अच्छा नहीं है या आप ये करें वो करें, लेकिन उनके एक हवारी थे जिनका नाम था सेंट पॉल, जो उनके बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत फैलाया। वो कुछ ज़हनी तौर पे सेक्स के बहुत ज़्यादा मुखालफ थे। उन्होंने कुछ बातें करनी शुरू कर दी कि सेक्स करना बुरी बात है। इस तरह उन्होंने राहबानियत को भी प्रमोशन दी कि सेक्स ना करें तो बहुत अच्छी बात है, जैसे फादर्स और पादरी और नन्स जो हैं वो सेक्स नहीं करते, यानी कि उन्होंने सेक्स पे पाबंदी भी लगा दी कि फ़लाँ दिनों में आप सेक्स नहीं कर सकते। यानी कोशिश की उन्होंने कि लोगों में सेक्स का रुझान कम से कम होता जाए। इस तरीके से उन्होंने एक जो बहुत अहम बात की, वो जिसका असर हमारे दुनिया में बहुत देर पर बहुत ज़्यादा शदीद रहा, वो था मास्टरबेशन पे। यानी कि कहा जाता है कि मास्टरबेशन जो है ये तमाम बुराइयों की जड़ है। उस ज़माने में कहा जाता था मास्टरबेशन यानी कि मुश्तनी, जिसे उर्दू में कहते हैं कि मुश्तनी है, इससे तकरीबन तमाम बीमारियां दुनिया की जन्म देती हैं। मिसाल के तौर पे इंसान जो है वो कमज़ोर लागर हो जाता है, वो पागल हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, उसकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, उसकी हड्डियां ख़राब हो जाती हैं, उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला स्टार्ट हो जाता है। यानी कि दुनिया की हर बीमारी का जो उन्होंने मिर्गी हो जाती है, हर उन्होंने अटैच कर दिया मैस्टरबेशन, कि जो मैस्टरबेशन करेगा उसको ये तमाम बीमारियां जो हैं ये पकड़ लेंगी बुलाओं की तरह। तो नतीजा ये निकला कि वहाँ के डॉक्टर्स भी उस ज़माने में जो थे वो चर्च के अंडर काम करते, चर्च का होल्ड बहुत ज़्यादा, और चर्च इंटेंसली बिटरली अगेंस्ट था, अगेंस्ट द सेक्स।
यानी कि वो तो कह रहे थे शादी भी करो तो उसमें सेक्स ना करो, अगर सेक्स करना है भी शादी में तो उसको एंजॉय ना करो। मैंने सेक्सुअल जो एंजॉयमेंट ना करने का जो कंसेप्ट है ये भी वहीं से आया था। हालांकि इस्लाम कहीं कतन 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 ये बात आपको कभी टीच नहीं करता कि आप सेक्सुअल एक्ट को आप इंजॉय ना करें, जबकि क्रिश्चियनिटी में ये चीज़ कहा जाता है कि आप सेक्स करें तो दूर दूर होकर रह करें, ज़्यादा चिमटे ना और इंजॉय ना करें, ठीक है ना। ये उनका कोट पहन के करें, छोटा सा बीच में सुराख रख लें, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की उनकी जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में ये बातें हैं, ठीक है। तो वो क्रिश्चियनिटी की बजाय इस्लाम ने तो खैर कहा कि हाँ जी अब 4-6 शादियाँ करें, बच्चे पैदा करें जैसे भी, ठीक है, तो इन्जॉय भी करें। कई अहादीस हैं हज़रत आयशा के हवाले से जो रवायत हुई हैं जिसमें इन्जॉयमेंट का और फोर प्ले का जिक्र है। तो ये बात ये थी कि जो क्रिश्चियनिटी ने जो मैस्टरबेशन पे एक हर किस्म की एक कदगन लगा दी कि ये बहुत ही बड़ा जुर्म है, उसको फिर वहाँ के उस ज़माने के डॉक्टर्स ने भी फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जब डॉक्टर ने अगर बात अगेंस्ट की चर्च के तो उस डॉक्टर को तो उल्टा लटका दिया जाता था, फांसी लगा दिया जाता था कि जो उसकी फेवर में बात करे, जो क्रिश्चियनिटी की तालीमात के अगेंस्ट बात करे। तो यहाँ से नतीजा ये निकला कि फाइनली क्रिश्चियनिटी ने इस हद तक लोगों का असर अंदाज हुआ कि लोगों ने इसको बाकायदा एक ज़हनी और जिस्मानी मर्ज के तौर पे कहना शुरू कर दिया। क्रिश्चियनिटी ने फिर इवन ये भी था कि एहतराम, मसलन ये भी था उस ज़माने में कि आपको जो नाइट फॉल हो जाता है, रात को जो डिस्चार्ज होता है, ये भी बड़ी ख़तरनाक बात है। उसमें को ख्वाब शाब आते हैं लड़कियों छड़कियों की, आपको पता ही है। तो वो कहते हैं कि ये भी बंदा ठीक नहीं है जिसको ऐसे ख्वाब आते हैं। जब किसी को एहतराम होता था तो उसके माँ बाप उसको बड़ा डांटते थे, उसका गोश्त और ये जो बंद करते थे खाना कि इसको एहतराम ना हो। फिर उसका जो बेड होता था उसको हार्ड कर देते थे कि रात को कोई इंजॉय ना करे और इसको कहीं एहतराम ना हो जाए, ताकि इसकी मनी जो है, इसकी सीमन जो है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। जो कि फिर यहाँ तक कि उसके जो प्यूबिक हेयर होते थे, झांटे जिन्हें कहते हैं, उनको नफ्स के साथ बांध देते थे धागे के साथ कि इसका स्टैंड हो, रात को तो दर्द हो और दर्द के मारे ये फिर बैठ जाए, तो इस तरह उसको एहतराम नहीं होगा। और आपने नाम सुना होगा कौन? जी जी डॉक्टर हारिस, आई हैव अ क्वेश्चन। जी ये जो आप बता रहे हैं कि इस तरीके से प्रिवेंट करने के लिए नॉकटर्नल एमिशन को डिफरेंट स्टेप्स लिए जाते थे, मेजर्स लिए जाते थे, इज इट हैपनिंग इन पाकिस्तान या इज इट फॉर द क्रिश्चियंस? क्योंकि वहाँ पे आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि ओरिजिन जो है वो क्रिश्चियनिटी से है और सारा कुछ। देखें, इसमें हुआ हमारे साथ ये है कि हमारे यहाँ जो हकीम है ना, ये अपने आप को एसोसिएट करते हैं यूनानी तरीक़ाए इलाज के साथ। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ से इन्फ्लुएंस इनके ऊपर आ गया जो कि वेस्टर्न था। वेस्टर्न कौन से वाला? जहालत से भरा हुआ, डार्क एजिस का। अब डार्क एजिस से यूरोप तो निकल गया है, लेकिन जो बातें उन्होंने हमारे हकीमों को बता दी वो अपनी जगह पर वो कायम है उस पर। हमारे भी अभी भी ये चीज़ फॉलो होती है। लड़के को ज़्यादा नॉकटर्नल एमिशन होता है ना, तो हकीम लोग हमारे ये एडवाइस करते हैं कि इसका बिस्तरा जो है ना वो तुम हार्ड कर दो, ठीक है। फिर कहते हैं इसको ठंडी चीज़ें खिलाओ, मसलन गूंद कतीरा खिलाओ, कुल्फ़ा खिलाओ, कद्दू खिलाओ, कि इसके अंदर जो सेक्सुअल ड्राइव है ना वो कम होती जाए, ठीक है। तो मैं बता रहा था कॉर्नफ्लेक्स का, ये कॉर्नफ्लेक्स भी इसी वजह से ईजाद हुआ था, पता। कॉर्नफ्लेक्स भी बेसिकली उन्होंने ईजाद किया था कि लोगों को नॉकटर्नल एमिशन ना हो। ये जो असल फॉर्मूला है ना कॉर्नफ्लेक्स का, वो बेसिकली एंटी सेक्सुअल था। तो अब कॉर्नफ्लेक्स चेंज हो गए हैं, अब तो कोको शोको ये चीज़ें आनी शुरू हो गई बीच के अंदर, लेकिन उस ज़माने में जो असल कॉर्नफ्लेक्स था उसमें यही इसके मकसद था कि आपका नाश्ता भी हो जाए और आपका सेक्स भी डाउन हो जाए। तो इस तरीके से वो उनमें एक टेंडेंसी रही कि तमाम वो चीज़ें जिससे हम करें प्रिवेंट सीमन को कि वो यूज़ ना हो और सेक्सुअल मज़ा ना आए। देखो, सेक्सुअल मज़ा जब होगा, आपको तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि
जो चीज़ आपको इंजॉयमेंट देती है, प्लेजर देती है, वो री होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सेक्सुअल प्लेजर बंदा एक दफ़ा जब करता है तो उस एक्ट को रिपीट करता है बार बार। अब उन्होंने मास्टरबेशन को भी एक बहुत गुनाह कबीरा करार दे दिया। फिर उन्होंने जो दूसरी चीज़ें थी सेक्स की, उनको भी डिस्करेज किया, न्यूट्रलाइजेशन को भी डिस्करेज किया, तो ताकि इंसान इसको रिपीट ना करे, तो इंसान सेक्स से जो है ना वो दूर दूर भागे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना उन्होंने, ताकि हम सीमन जो है वो कंजर्व कर सके। तो इस वजह से हमारे यहाँ अब वो एक टेंडेंसी जो है, यूरोप तो मैंने कहा वो तो निकल गया, वो तो 180 डिग्री आपको पता है, वो एक उन्होंने यू टर्न ले लिया जो क्रिश्चियनिटी की ऑर्थोडॉक्स टीचिंग थी। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ वो टीचिंग जो हैं वो अभी तक चल रही हैं। फिर हमारे हकीम लोगों का कल्चर पे इतना स्ट्रॉन्ग असर है कि हमारे बड़े जो हैं, चूँकि डिस्कशन तो होती नहीं है, कम्युनिकेशन तो होती कोई नहीं इस बात पे, ठीक है ना, तो नतीजा ये निकलता है कि ये बातें फिर सीना बसीना वो चलती जा रही हैं और उसको एक सेंक्टिटी मिली हुई है। ठीक है, तो इस वजह से जब मैं कभी फेवर में बात करता हूँ कि जब अगर आप शादी नहीं कर पाते 15 साल से लेके 25 साल की एज तक, आप बहुत स्ट्रांग होते हैं सेक्सुअली और आप फ्रस्ट्रेशन की एक्सट्रीम पे होते हैं, तो अगर आप मास्टरबेट कर लें वंस अ वीक तो इसमें सेहत का कोई नुकसान नहीं है। तो लोग मुझे मारने को पड़ते हैं। सही मैं है। यहाँ तक है कि अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने मेरे पे बड़े बड़े फतवे यानी कि जारी कर दिए हैं इस बात पे। मैं आप ये बात खुली आम नहीं करता, लेकिन ये होता है। यानी कि हालांकि मेडिकली ये बात अब ये मुकम्मल तौर पे प्रूव हो चुकी है कि अगर आपको इतना जब प्रेशर बनता है तो आप उस तरीके से उसको कर दें डिस्चार्ज, तो आप रिलैक्स भी हो जाते हैं। आपको पता है कि जब ऑर्गेज़म होता है तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आती हैं, एंडोर्फिन्स निकलते हैं, दर्दें कम हो जाती हैं, एनजाइटी कम हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो वो कहते हैं नहीं, फ्रस्ट्रेशन से, डिप्रेशन से 100 बीमारियां ये कबूल हैं, लेकिन मास्टरबेशन जो है ना ये कबूल नहीं है। तो मेरा ख्याल हमारी वीडियो कुछ थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप करें, तो वरना मैं फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका? डॉक्टर हारिस, आपने बेसिकली डिस्कस किए मास्टरबेशन के बारे में और नॉकटर्नल एमिशन के बारे में, तो और भी सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं जिस तरीके से सेक्सुअली फैंटेसाइज करते हैं लोग, तो इसके बारे में हमारे मास्टर में क्या क्या सेक्सुअल मिथ्स हैं? देखिए, वो होता पता क्या है, जिस बंदे ने बंदा जब एडोलेसेंस में आता है तो उस वक्त उसके ज़हन में सेक्सी सेक्स छाया होता है, तो वो उसमें जो फैंटसीज उसको आती हैं और उस फैंटसीज के अंडर उसको इरेक्शन होता है, इरेक्शन के वो मास्टरबेशन करता है। ठीक है, तो उनसे फिर ये कहा जाता है कि आप सेक्सुअल थॉट को आने ना दें। ठीक है, तो अगर आएगा तो सही। आप सेक्सुअली अराउज होंगे तो फिर मैस्टरबेट करेंगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान अजीम कमाएंगे। तो फिर वो उनसे, लेकिन होता ये है कि ये जो होता है ना, जो सेक्सुअल थॉट्स होते हैं, आप तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ये ओसीडी की तरह बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। जितने वो पेशेंट उनको निकालता है, वो उससे डबल फोर्स के साथ आपको वारद होते हैं दिमाग में, और आप जितनी कोशिश करते हैं उसको ख़त्म करने की, वो उतना ही आपको तंग करते हैं और अराउजल भी होता है। तो इंसान बाकायदा एक अजाब में मुब्तला हो जाता है। वो हर दफ़ा जब बिल्कुल। ख्याल आता है अपने आप पे लानत भेजता है, अपने आप को मलामत देता है, अपने आप को बुरा कहता है, भला कहता है, तो और इरेक्शन भी होता है, इरेक्शन के बाद मैस्टरबेशन भी करता है, फिर वो गिल्ट में भी जाता है। तो बच्चा समझे कि उसकी तो जवानी जो है ना, वो बजाय अपने पढ़ाई पे या दूसरे कंस्ट्रक्टिव कामों के, वो तो इसी के साथ लड़ते लड़ते गुजार देता है बेचारा गरीब। ठीक है। तो ठीक है, हम अपनी ये वीडियो अभी एंड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो डॉक्टर बर्की को आप इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।